हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। रात के गहराते अंधेरे में शहर पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी और किसी सड़ी हुई चीज़ की मिली जुली गंध, जो किसी आसन्न खतरे का संकेत दे रही थी। मौसम विभाग ने आज रात एक भयंकर तूफान की चेतावनी दी थी और हर मिनट तूफान की गर्जना तेज होती जा रही थी। हमारे घर के शीशे भी हल्की हल्की आवाज़ करते हुए कांप रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें थाम रखा हो। मैं अपने पेरेंट्स के साथ हॉल में बैठा था। हमारी आंखें बार बार दीवार घड़ी पर जा टिकती थी। रात के 9 बज रहे थे और मेरा छोटा भाई आकाश अभी तक सुपरमार्केट से वापस नहीं आया था। माँ की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। वह बार बार खिड़की से बाहर झांकती, उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पता नहीं कहाँ रह गया आकाश, इस तूफान में कहाँ फंस गया होगा, माँ ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी आवाज़ में डर था। पिताजी ने उन्हें हौसला देने की कोशिश की। चिंता मत करो, वह आ जाएगा, शायद कहीं सुरक्षित जगह पर रुक गया होगा। लेकिन उनके चेहरे पर भी तनाव साफ दिखाई दे रहा था। तूफान अब पूरी ताकत से बरस रहा था। तेज हवाएं पेड़ों को पूरी तरह से झुका रही थी और बिजली कड़कने की आवाज़ें इतनी ज़ोर से आ रही थी कि कान सुन्न हो रहे थे। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर इतनी तेज़ी से गिर रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई हज़ारों सुइयों से उन्हें भेद रहा हो। घर की बिजली कई बार आई गई और हम हर बार एक दूसरे को घबरा कर देखते थे। हम सभी चुपचाप बैठे थे और मन ही मन भगवान को याद कर रहे थे कि तभी अचानक दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक हुई। वह इतनी भयानक और अचानक थी कि हम तीनों उछल पड़े। आकाश! माँ की मुंह से खुशी और राहत की एक चीख निकली। वह तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी। मैं और पिताजी भी उनके पीछे गए। हमारे चेहरों पर राहत के साथ साथ एक अजीब सा डर भी था। दरवाज़ा खुलने से पहले ही हवा का एक तेज़ झोंका घर के अंदर घुस आया था, जिसने हॉल में रखी कुछ चीज़ें ज़मीन पर गिरा दी थी। दरवाज़ा खुला और हमारे सामने मेरा भाई आकाश खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर हम सभी दंग रह गए। उसके चेहरे पर कोई भाव न था। उसकी आंखें खाली और बेजान थीं। वह ऊपर से नीचे तक बारिश से भीगा हुआ था और उसके बाल अस्त व्यस्त तरीके से उसके चेहरे पर लटक रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसने किसी लाश को देखा हो। उसके कपड़े कीचड़ और मिट्टी से सने हुए थे और उसके जूते भीगकर भारी हो गए थे। माँ ने उसे देखते ही उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए। आकाश, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ थे इतनी देर? हम कितने परेशान थे। लेकिन आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने माँ को गले भी नहीं लगाया। उसकी आंखें हम तीनों पर एक क्षण के लिए टिकी, लेकिन उनमें कोई पहचान नहीं थी। वह चुपचाप बिना कोई आवाज़ किए घर के अंदर आया। उसके हर कदम से पानी ज़मीन पर टपक रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जो मुझे परेशान कर रहा था। अरे बोलो तो, क्या हुआ? पिताजी ने पूछा। उनकी आवाज़ में चिंता थी। आकाश ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। वह एक रोबोट की तरह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसके भीगे हुए जूते ज़मीन पर अजीब सी आवाज़ कर रहे थे। हम उसे देखते रह गए। उसने बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे का दरवाज़ा जाकर बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि हम तीनों फिर से चौंक गए। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अजीब सी चुप्पी छाई थी। ये कैसा व्यवहार है उसका? माँ ने कांपते हुए कहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पिताजी भी सिर खुजाते हुए कहने लगे। लगता है तूफान से परेशान हो गया है, सुबह बात करेंगे। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आकाश कभी ऐसा नहीं था। वह हमेशा हंसमुख और बातूनी था। उसका यह अजीब व्यवहार मुझे बेचैन कर रहा था।
उस रात तूफान की गर्जना के साथ साथ मेरे दिमाग में आकाश का खाली चेहरा बार बार घूम रहा था। अगली सुबह तूफान थम चुका था। सूरज की किरणें खिड़कियों से घर में दाखिल हो रही थी, लेकिन घर के अंदर अभी भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हम सभी हॉल में नाश्ते की मेज पर बैठे थे, लेकिन कोई भी कुछ खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हमारी बातें कल रात हुई घटना पर ही लगी हुई थी। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? माँ ने चिंता से कहा। उनकी नज़रें आकाश के कमरे की दरवाजे पर टिकी हुई थी। मुझे उसे जगाना चाहिए। पिताजी ने उन्हें रोक दिया। उसे थोड़ी देर और सोने दो, शायद वह अभी भी थका हुआ है। लेकिन माँ को चैन नहीं मिल रहा था। वह उठने ही वाली थी कि तभी फ़ोन बजा। यह हमारा लैंडलाइन फ़ोन था, जो शायद ही कभी बजता था। माँ ने तुरंत फ़ोन उठाया। उनकी आंखों में हल्की सी उम्मीद थी कि शायद यह आकाश का दोस्त हो। हेलो, कौन है? माँ ने कहा, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ ठंडी और फॉर्मल थी। जैसे ही माँ ने सुनना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा। उनकी आंखें बड़ी होती गई और उनके हाथ कांपने लगे। फ़ोन उनके हाथ से छूट गया और ज़मीन पर गिर पड़ा, जिससे एक तेज़ आवाज़ हुई। माँ, क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। माँ ज़मीन पर गिर गई। उनके चेहरे पर एक भयानक खालीपन था। उनकी आंखें शून्य में घूर रही थी। आकाश, आकाश। वह बस यही शब्द दोहरा रही थी। उनकी आवाज़ एक फुसफुसाहट में बदल गई थी। पिताजी तुरंत उनके पास गए। क्या हुआ राधिका? कुछ तो बोलो। मैं ज़मीन पर गिरे हुए फ़ोन को उठाना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। पिताजी ने हिम्मत करके फ़ोन उठाया और उसे कान से लगाया। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या बात है? पिताजी ने पूछा। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ उतनी ही ठंडी और फॉर्मल थी। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। हमें आपको यह बताते हुए खेद है कि हमें आपके बेटे आकाश का शव मिला है। वह कल रात बाढ़ में बह गया था। पिताजी का चेहरा भी पीला पड़ गया। उनके हाथ से फ़ोन छूट गया और वह भी ज़मीन पर गिर गए। यह कैसे हो सकता है? पिताजी ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक अविश्वास था। मेरा पूरा परिवार सदमे में था। अगर आकाश का शव मिला है तो उसके कमरे में कौन है? हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखें डर और आतंक से भरी हुई थी। घर में एक भयानक चुप्पी छा गई। हमारे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, तो फिर उस कमरे में कौन था? माँ, जो अभी भी ज़मीन पर बैठी थी, अचानक चिल्लाते हुए कहने लगी, आकाश कमरे में है। उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। उनकी उंगली आकाश के कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। हम तीनों ने आकाश के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा अभी भी बंद था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे से एक भयानक ठंडक आ रही हो। हम तीनों धीरे धीरे आकाश के कमरे की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ हमारे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। दरवाजे के पास पहुंचकर पिताजी ने कांपते हुए हाथ से दरवाजे का हैंडल छुआ। हैंडल ठंडा था, बर्फ जैसा ठंडा। खोलूं? पिताजी ने फुसफुसाते हुए पूछा। उनकी आंखें हम दोनों पर टिकी थी। माँ ने डर से अपना सिर ना हिलाया। नहीं, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं जानता था कि हमें यह जानना ही होगा। हमें खोलना ही होगा पापा, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में डर भी था, लेकिन जानना भी ज़रूरी था। पिताजी ने धीरे से हैंडल घुमाया और दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, एक पुरानी कर्कश आवाज़ के साथ। कमरे के अंदर खूब अंधेरा था, भले ही बाहर सूरज की तेज़ रोशनी थी। कमरे के अंदर से एक अजीब सी सड़ी हुई गंध आ रही थी, जैसी कल रात आकाश के कपड़ों से आ रही थी, लेकिन अब यह और भी ज़्यादा तेज़ थी। हम तीनों दरवाजे पर खड़े थे, अंदर झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हमारी हड्डियों तक को कपा रही थी। तभी
हॉल से आ रही रोशनी में हमने बिस्तर पर कुछ हिलते हुए देखा। वह आकाश ही था जो बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी पीला था और उसकी आंखें बंद थी। उसकी सांसें धीमी और भारी लग रही थी। आकाश, माँ ने हल्के से पुकारा। उनकी आवाज़ में अभी भी डर था और असमंजस भी। जैसे ही माँ ने उसका नाम लिया, आकाश के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली, लेकिन वे उसकी आंखें नहीं थी। वे पूरी तरह से सफ़ेद हो गई थी, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से बिगड़ा हुआ था और उसके मुंह से एक धीमी कर्कश आवाज़ निकली। आकाश। यह आकाश की आवाज़ नहीं थी, पर वो हमारा मजाक उड़ा रही थी। यह एक गहरी, भयानक आवाज़ थी जो किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी और उसमें एक अजीब सी गड़गड़ाहट थी। हम तीनों पीछे हट गए और डर के मारे चीख पड़े। पिताजी ने तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर से पकड़े हुए हो। कमरे के अंदर से हंसी की एक भयानक आवाज़ आई। यह एक दुष्ट, अमानवीय हंसी थी जो हमारी आत्माओं को कपा रही थी। कमरे में रखी हुई चीज़ें अपने आप हवा में उठने लगी और दीवारों से टकराने लगी। किताबें रैक से गिर गई, मेज पर रखा गिलास नीचे गिरकर टूट गया और अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुलने और बंद होने लगा। ये क्या हो रहा है? माँ ने कांपते हुए पूछा। उनके आंसू बह निकले थे। ये आकाश नहीं है। पिताजी भी चीख पड़े। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। तभी बिस्तर से एक भयानक आवाज़ आई। आकाश का शरीर बिस्तर से उठा, लेकिन वह हवा में तैर रहा था। उसके पैर ज़मीन को नहीं छू रहे थे। उसका शरीर एक अजीब से एंगल में मुड़ गया और उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक स्थिति में मुड़ गई थी, जैसे उसकी हड्डी ही टूट गई हो। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, उस आवाज़ ने दहाड़ते हुए कहा था और आकाश की सांप जैसी जीभ उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी। उसकी आंखें जो पहले सफ़ेद थी अब लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। हम तीनों चिल्लाते हुए दरवाजे से पीछे हट गए, लेकिन हम कमरे से भाग नहीं सकते थे। दरवाज़ा अब पूरी तरह से बंद हो चुका था और हम अंदर फंस गए थे। कमरे में भयानक ठंडक बढ़ती जा रही थी और सड़ी हुई गंध बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। आकाश का शरीर हवा में झूल रहा था। उसके मुंह से निकलने वाली भयानक हंसी कमरे में गूंज रही थी। दीवारों पर अजीब से साए नाच रहे थे जो कभी कभी भयानक चेहरों का आकार ले लेते थे। यह चुड़ैल है, या वही चुड़ैल है, माँ ने रोते हुए कहा। वही जो उस रात माया के साथ थी। मैं और पिताजी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमें याद आया कि पुजारी जी ने उस चुड़ैल के बारे में बताया था जिसने माया को अपने वश में कर लिया था। माया आकाश की ही दोस्त थी। चुड़ैल से मुक्ति दिलाने के लिए आकाश और उसकी फैमिली ने ही उनकी भरपूर मदद की थी। पुजारी जी ने कहा था कि वह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी और बदला लेने के लिए अभी भी भटक रही है। हमें कुछ करना होगा, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में दृढ़ संकल्प था। हम उसे आकाश को लेने नहीं दे सकते, लेकिन हम क्या कर सकते थे? हम एक अदृश्य शक्ति से लड़ रहे थे जिसने मेरे भाई के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अचानक आकाश का शरीर तेजी से हमारी तरफ बढ़ा। वह इतनी तेजी से आया कि हम संभल भी नहीं पाए। उसने पिताजी का गला पकड़ लिया। पिताजी हांफने लगे। उनके चेहरे का रंग नीला पड़ने लगा। पापा, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मैं आकाश की तरफ दौड़ा, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने मुझे पीछे धकेल दिया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरा सिर मेज से टकरा गया। मुझे चक्कर आने लगे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। माँ ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह भगवान का नाम ले रही थी। यह तुम्हारा भाई नहीं है, उस आवाज़ ने दहाड़ते हुए कहा। यह अब मेरा है और तुम सब भी मेरे हो जाओगे। आकाश का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। उसके त्वचा पर गहरे काले निशान उभर रहे थे, जैसे उसे अंदर से कोई जला रहा हो।
उसकी नसों से काली रोशनी निकल रही थी। मैंने देखा पिताजी की सांसें तेज हो रही थी। वह उनकी अंतिम सांसें ले रहे थे। मुझे कुछ करना ही होगा। मुझे पुजारी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था बुरी आत्माओं को पवित्र चीज़ों से दूर भगाया जा सकता था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुझे अपनी दादी का दिया हुआ एक छोटा सा चांदी का लॉकेट मिला। यह लॉकेट हमेशा मेरे पास रहता था और इसमें एक छोटा सा ओम बना हुआ था। मैंने तुरंत लॉकेट निकाला और उसे आकाश की तरफ बढ़ा दिया। दूर हो जाओ दुष्ट आत्मा, मैंने चिल्लाते हुए कहा। मेरी आवाज़ में पूरी शक्ति थी। तू मेरे भाई का शरीर नहीं ले सकती। जैसे ही लॉकेट आकाश के शरीर के पास आया, एक तेज चमक हुई। आकाश का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसकी पकड़ पिताजी के गले से ढीली पड़ गई और पिताजी जमीन पर गिर पड़े और वो हाफ रहे थे। आकाश दर्द से चिल्ला पड़ा, ये पवित्र चीज मुझे जला रही है, इसे दूर करो। आकाश का शरीर हवा में तेजी से घूमने लगा। उसकी मुंह से भयानक चीखें निकल रही थी। कमरे में रखी हुई चीजें तेजी से हिलने लगी थी और दीवारों पर भयानक साए और ज्यादा नाचने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा अपने आप ढह रहा हो। मैंने लॉकेट को कसकर पकड़ा और आकाश की तरफ और आगे बढ़ा। तुझे जाना होगा, तुझे यहाँ से जाना होगा, मैंने चिल्लाते हुए कहा। आकाश का शरीर अब पूरी तरह से कांप रहा था। उसकी चमड़ी पर काले निशान जलने लगे थे और उससे धुआं निकल रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारों से बदलकर काली होती जा रही थी और उसकी जीभ वापस उसके मुंह में चली गई थी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने इसके लिए बहुत कुछ सहा है, चुड़ैल ने कमज़ोर पड़ते हुए आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ अब सिर्फ एक फुसफुसाहट थी। मैंने अपनी पूरी शक्ति से लॉकेट को आकाश की तरफ धकेला। एक और तेज़ चमक हुई और आकाश का शरीर तेज़ी से घूमता हुआ ज़मीन पर गिर गया। कमरा शांत हो गया। हवा में अभी भी सड़ी हुई गंध थी, लेकिन भयानक ठंडक कम हो गई थी। दीवारों पर नाचने वाले साए गायब हो गए थे और कमरे में रखी हुई चीज़ें अपनी जगह पर वापस आ गई थी। हम तीनों हांफते हुए ज़मीन पर बैठे थे। हमारी आंखें आकाश पर टिकी हुई थी। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। उसका बेजान जिस्म ऐसे गिरा हुआ था जैसे अभी सो रहा हो। बाढ़ में बह रहे आकाश के बेजान शरीर में उस चुड़ैल ने आसानी से प्रवेश कर लिया था। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।